नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन से संबंधित तमाम जानकारियां देते हैं, साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जो कि आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। तो आइए अपने आज के गांव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों बहनों, आम जिसे फलों का राजा कहा जाता है, अपने सीजन में पूरे बाजार पर उसका ही राज रहता है। इसलिए हमारे किसान भाई बहनों को चाहिए कि अपने आम के बागों की देखरेख करें। तो किन किन तरह से आप कर सकते हैं अपने आम के बागों की देखभाल, कौन कौन सी सावधानियां बरतने की है आवश्यकता, जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। आम एक ऐसी फसल है जो एक बार बाग तैयार करने के बाद सालों साल तक पैदावार देती रहती है। बस जरूरत है समय समय पर खास देखभाल की। जो भी किसान आम के नए बाग लगाना चाहते हैं, उन्हें पहली बारिश से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आम की बागवानी हर तरह की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन बलुई, पथरीली और क्षारीय मिट्टी अच्छी नहीं मानी जाती। भरपूर पैदावार लेने के लिए उन्नत किस्मों का चयन करना चाहिए। आम की किस्मों को 3 भाग में बांटा जा सकता है। पहला शीघ्र फलन किस्म, जो कि काफी तेजी से विकास करके जल्दी ही फल देने लगती है। इनमें बैगनफली, तोतापरी, गुलाबखस, लंगड़ा, बॉम्बे ग्रीन और दशहरी। दूसरी किस्म मध्यम फलन किस्म है। इसमें मल्लिका, हिमसागर, आम्रपाली, केसर, सुंदरजा, अल्फाजो शामिल है। और तीसरी देर से फलने वाली किस्में चौसा और फजली का चयन कर सकते हैं। अच्छी पौध मिले इसके लिए आम की गुठलियों को जून जुलाई में बो दिया जाता है। इसके अलावा प्रबंधन विधियों से भी पौध तैयार किए जा सकते हैं। पौधे लगाने के लिए 50 सेंटीमीटर व्यास के 1 मीटर गहरे गड्ढे मई माह में खोदकर इनमें 30 से 40 किलो प्रति गड्ढा सड़ी हुई गोबर की खाद और 100 ग्राम क्लोरोपाइरिफास पाउडर भर देना चाहिए। पौधों की रोपाई बारिश में जुलाई अगस्त के समय सही मानी जाती है। इस समय वातावरण में मौजूद नमी नए पौध को जमने में सहायता करती है। यदि पर्याप्त सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध हो तो ऐसे में फरवरी मार्च के महीने में भी आम का रोपण किया जा सकता है। रोपाई करते समय क्षेत्र विशेष की जलवायु के हिसाब से पौध से पौध की दूरी रखें। साथ ही जुलाई अगस्त माह में 250 ग्राम एजोस्पाइरिलियम को 40 किलो गोबर की खाद के साथ मिलाकर देने से पौध की वृद्धि अच्छी होती है। सिंचाई की बात करें तो पहले साल में सिंचाई 2 से 3 दिन के अंतराल पर, और जब पेड़ों में फल लगने लगे तो 2 से 3 सिंचाई करें। शुरुआत के 2 से 3 साल तक आम के पौधों को विशेष देखरेख की जरूरत होती है। जाड़े में पाले से बचाने के लिए व गर्मी में लू से बचाने के लिए सिंचाई का प्रबंधन करना चाहिए। इसके अलावा जिन पेड़ों का जीवन 50 वर्ष का होता है, पेड़ की उम्र जैसे जैसे बढ़ती है उसका तना खोखला हो जाता है और बारिश के पानी से गलने लगता है। ऐसे में सही समय पर पेड़ की सही तरीके से छटाई करते रहना चाहिए। कमजोर और अनुपयोगी शाखाओं को हटा देना चाहिए। साथ ही 100 किलोग्राम अच्छी पकी हुई गोबर की खाद और 2.5 किलोग्राम नीम की खली प्रति पौधा देना चाहिए, जिससे अगले सीजन में लगी शाखाओं में वृद्धि होती है। रोगों से रोकथाम। वहीं कभी कभी किसानों के सामने ये समस्या आती है कि समय से पहले पेड़ों से फल गिरने लगते हैं। इसके लिए यूरिया का 2% घोल बनाकर पेड़ों पर छिड़काव करें। इसके अलावा नेफ्थलीन एसिटिक एसिड की 20 मिलीग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर छिड़कें। इसकी जगह प्लोनोफिक्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इन दवाओं का पहला छिड़काव फल बनने पर और दूसरा उसके 15 दिन के बाद करें। इसके अलावा मिलीबग भी इस समय लग सकता है। ये कीट कोपलों, फूलों और फलों का रस चूसकर खासा नुकसान पहुंचाता है। इसकी रोकथाम के लिए 700 मिलीलीटर मिथाइल पैराथियान 70 EC को 700 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें और नीचे गिरे या पेड़ों पर चढ़ रहे कीटों को इकट्ठा करके जला दें। इसके अलावा अगर आम में डासी मक्खी लग गई है तो मिथाइल यूजिनॉल ट्रैप का इस्तेमाल करना चाहिए। बौर की लगातार निगरानी करते रहें। गुच्छा रोग या माल फॉर्मेशन से ग्रस्त बौर को तोड़ दें। इसके अलावा ऊतक क्षय रोग के नियंत्रण के लिए बोरेक्स का छिड़काव करें। आम की तुड़ाई करते समय रखें सावधानी। आम के पके फलों की तुड़ाई 8 से 10 मिलीमीटर लंबी डंठल के साथ करनी चाहिए, जिससे फलों पर स्टेम रॉट बीमारी लगने का खतरा नहीं रहता है। साथ ही पेड़ों से आम को हाथ से ही तोड़ना चाहिए और बड़े पेड़ों से हार्वेस्टर की सहायता से तोड़ना चाहिए। ज्यादातर किसान पेड़ ऊंचाई पर लगे आम को डंडे से पीटकर तोड़ते हैं, लेकिन ये तरीका गलत है क्योंकि इससे आम फलों को चोट लग जाती है। इससे बचने के लिए पेड़ों के नीचे जाल बांधना चाहिए ताकि हार्वेस्टर या फिर हाथ से आम छूट भी जाए
तो जाल में गिर जाएंगे। आम के फलों की छटाई प्रजाति, आकार, भार, रंग और पके होने के आधार पर करना चाहिए। छोटे आमों को एक कैरेट में और बड़े आमों को दूसरे कैरेट में रखना चाहिए। तो अभी आपने देखा सेगमेंट खेती किसानी। इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। किसान भाइयों बहनों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज के समय में मछली पालन एक उभरते हुए व्यवसाय के रूप में सामने आ रहा है और अब हमारा युवा वर्ग भी मछली पालन क्षेत्र के साथ जुड़कर जल्द से जल्द आत्मनिर्भर बन सकता है और देश की उन्नति में भी भागीदारी दे सकता है। तो किस तरह से आप कर सकते हैं आसानी से मछली पालन, कौन कौन सी बातों का रखना है ख्याल, आइए तमाम जानकारियां हासिल करें इस विशेष रिपोर्ट में। लगातार जनसंख्या में हो रही वृद्धि ने खाद्य आपूर्ति में इजाफा करने के लिए अहम कदम उठाने पर मजबूर किया है। विशेषज्ञों की माने तो इस समस्या के समाधान में मत्स्य खेती या मछली पालन मुख्य भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि मछली की बढ़ती खपत उनके उत्पादन को और सकारात्मक बनाती है। हाल फिलहाल एशियाई देश मछली उत्पादन में अहम भूमिका निभा रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक करीब 90% उत्पादन केवल एशियाई देशों में किया जा रहा है। वहीं भारत में मछली पालन में समुचित विकास के लिए उत्तरी राज्यों हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में उपलब्ध खारे पानी में मछली पालन को बढ़ावा देने की तैयारी है। जलीय कृषि की वर्तमान स्थिति और क्षमता पर नजर डालें तो PMMSY ने 3 लाख रोजगार के अवसर पैदा करते हुए खारे पानी में जलीय कृषि के बढ़ावा देने के लिए वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान 526 करोड़ के निवेश का लक्ष्य है और इस लक्ष्य को पाने के लिए इन राज्यों में RAS और बायोफ्लोक जैसी तकनीकों पर जोर दिया जाएगा। मछली पालन में बढ़ावा देने के साथ साथ उत्पादन लागत को कम करने के लिए परीक्षण प्रयोगशाला नेटवर्क, फीड प्लांट, कोल्ड चेन और मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी सुविधाओं के विकास के साथ एक स्थान ये सारी सुविधाएं मिल सकें, इसके लिए क्लस्टर विकास मॉडल का विस्तार किया जाएगा। विकास की ये अवधारणाएं नए अवसर पैदा कर रही हैं। ये सारे तथ्य इस ओर इशारा करते हैं कि इस क्षेत्र में आसानी से जगह बनाई जा सकती है। खासकर युवा वर्ग के लिए मछली पालन एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए कुछ बातों की जानकारी होना बेहद आवश्यक है। मछली पालक इस बात का ध्यान रखें कि जिस तालाब में मछली पालन किया जाना है उसकी लंबाई पूरब से पश्चिम दिशा में होनी चाहिए, जिससे हवा का बहाव होने से ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा मिलती रहे। तालाब की गहराई उतनी होनी चाहिए जहां सूरज की रोशनी पहुंच सके। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए मछली के बीज या जीरा तालाब या पोखर में डालने से पहले सफाई करना बेहद जरूरी है। मछली के बीज किसी भी हेचरी से खरीदे जा सकते हैं। मछली के अधिक उत्पादन के लिए प्राकृतिक भोजन के अलावा कृत्रिम भोजन की आवश्यकता होती है। इसके लिए सरसों की खली या चावल का कुंडा बराबर मात्रा में उपयोग किया जा सकता है। सामान्य तौर पर प्रति वर्ष प्रति एकड़ के तालाब से करीब 1500 किलो मछली का उत्पादन लिया जा सकता है। केंद्र सरकार मछली पालने के लिए कुल लागत का 75% तक लोन मुहैया कराती है। इस सुविधा को अपनाकर मछली पालकों को काफी हद तक आर्थिक सहायता मिल सकती है। बदलते दौर में युवा वर्ग कम समय में अधिक उत्पादन लेने के लिए कई तरह की तकनीकों का सहारा ले रहे हैं। इसमें मछली पालन के धान के खेतों में मुर्गी पालन के साथ और बत्तख पालन के साथ भी मछली पालन किया जा सकता है, जिसमें व्यय भी कम आता है और मुनाफा कई गुना बढ़ जाता है। इस तकनीक को एकीकृत मछली पालन कहा जाता है। इस तरह मछली पालन कई गुना मुनाफे का सौदा है। अगर इसमें नुकसान की आशंकाओं को कम कर दिया जाए तो मुनाफे की राह बेहद आसान है।
मछली पालक को चाहिए कि वो समय समय पर तालाब की निगरानी करते रहें, मछलियां अच्छे से विकास कर रही हैं या नहीं, इसकी बीच बीच में जांच करते रहना चाहिए। यदि मछलियों में किसी प्रकार के रोग या बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं तो समय रहते उपचार करना चाहिए। उपचार करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें। आइए कार्यक्रम गांव किसान में बढ़ते हैं आगे और अब एक नजर डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। जनवरी महीने में पशुओं को ठंड, ओस और कोहरे से बचाएं। इसके लिए पशुओं को बोरी की झुंड बनाकर ओढ़ाएं। सर्दी से बचाने के लिए रात के समय पशुओं को घर के अंदर बांध कर रखें। पशुओं को पीने के लिए ताजा या गुनगुना पानी दें। दुधारू पशुओं को तेल व गुड़ देने से भी शरीर का तापमान सामान्य बनाए रखने में सहायता मिलती है। खुरपका और मुंहपका का टीका 4 माह से ऊपर के पशुओं को लगवा दें। पेट में अंतः परजीवियों की नियमित दवा दें। पशुओं को बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए पशुशाला के फर्श, दीवार आदि को साफ रखें और बाह्य परजीवी नाशक दवाओं का छिड़काव करें। साथ ही थनैला रोग से बचाव करें। पशुओं को रात्रि में पुआल का बिछावन दें। इस माह में मुर्गियों को विशेषकर कोराइजा, ब्रोंकाइटिस, रानीखेत बीमारी से बचाने की जरूरत है। रोग नियंत्रण के लिए टीकाकरण कराएं। हरे चारे के लिए जिन किसानों ने बरसीम की खेती की है वो 20 से 30 दिन और जुलाई महीने में 20 से 22 दिन के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें। अफारा रोग से बचाव करें। ज्यादा बरसीम खाने से इस माह में अक्सर ये बीमारी होने की आशंका बनी रहती है। तो अभी आपने देखा इस माह का पशुपालक कैलेंडर। इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हुआ है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस और मिलवाएंगे आपको आज के कामयाब किसान से। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए। बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। किसान भाइयों बहनों, आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक सफल महिला किसान से, जिन्होंने न केवल खेती किसानी के क्षेत्र में अपना योगदान दिया बल्कि प्रसंस्करण को अपनाकर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में भी इजाफा किया है। आज सैकड़ों महिलाएं उनके साथ जुड़ी हैं और प्रसंस्करण के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। तो प्रसंस्करण को अपनाकर किस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा आय अर्जित कर सकते हैं, आइए जानते हैं उनकी सफलता की ये कहानी, उन्हीं की मुँह ज़ुबानी। हमारे देश में खाद्य प्रसंस्करण में कई विकल्प मौजूद हैं। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें समाज का हर वर्ग आसानी से अपनी भागीदारी दे सकता है। लेकिन खाद्य प्रसंस्करण में महिलाओं की भूमिका अभूतपूर्व है। लंबे समय से महिला खाद्य संग्रह करने के लिए प्रसंस्करण करती आ रही हैं। बदलते दौर में खाद्य प्रसंस्करण घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर व्यावसायिक रूप ले चुका है। आज महिलाएं अचार, मुरब्बा, पापड़, बड़ी, जैम, जेली और सॉस जैसे उत्पाद बनाकर खुद को और समाज को सशक्त कर रही हैं। ऐसे ही एक महिला है रुचि माथुर, जिन्होंने इस व्यवसाय में काफी उतार चढ़ाव पार कर आत्मनिर्भरता की दहलीज में कदम रखा है। दिल्ली की रहने वाली रुचि माथुर ने घर के चटपटे अचार को बाजार में लाने का विचार बनाया, जिसमें किसी भी प्रकार के रसायन का इस्तेमाल न किया गया हो, क्योंकि घर का बना अचार शुरू से ही उनकी खाने की इमेज का हिस्सा था और वो चाहती थी कि ऐसा ही उत्पाद
बाकी लोगों तक भी पहुँचे, लेकिन 4 दीवारी के बाहर ये स्वाद पहुँचाना इतना आसान ना था, क्योंकि इसके लिए सही जानकारी का होना भी लाजमी था। इसके लिए रुचि जी ने व्यवसाय की शुरुआत करने से पहले कृषि विज्ञान केंद्र उजवा से प्रशिक्षण लिया। वो बताती हैं कि 10 दिन के प्रशिक्षण अवधि के दौरान हर छोटी से छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। इसके बाद उन्हें राह मिल चुकी थी, लेकिन डगर इतनी आसान ना थी। इस संघर्ष भरी यात्रा में कैसे मिली उन्हें सफलता, आइए सुनते हैं रुचि माथुर जी से। हम लोग कायस्थ हैं चूँकि, तो खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। मेरी मदर भी बहुत अच्छी कुक है, अचार वगैरह बहुत अच्छा बनाती थी, और इनफैक्ट हम लोगों को कहीं वो चीज़ें मार्केट में कभी मिली नहीं कि इतनी बढ़िया क्वालिटी की चीज़ जो है वो आपको कहीं होममेड जैसा मिल जाए। तो ये हुआ क्यों ना हम लोग ही शुरू करें इस तरीके का एक वेंचर। तो एक थॉट आया कि अचार बनाते हैं और मार्केट में सेल करेंगे, अच्छी क्वालिटी का होममेड, जिसमें कि केमिकल्स बेस्ड ना हो, जो घर की तरीके से बनता है हाइजीनिक वैसा ही बनाएं। तो ये कुछ ट्रेनिंग लेनी ज़रूरी थी कि लार्ज स्केल पे कैसे करेंगे, घर में तो हम बना लेते हैं। तो धीरे धीरे इंटरनेट पे सर्च किया तो उसमें मुझे कृष्णा यादव जी का एक छोटा सा वीडियो मिला था। तो उसमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने उजवा में ट्रेनिंग ली है। तो फिर हमने उजवा कांटेक्ट किया, मालूम नहीं था कहाँ है। तो मैं बड़ी मुश्किल रास्तों से होते हुए नजफगढ़ पहुँची पहले तो, फिर उसके बाद हम उजवा गए। वहाँ पे मेरे ख्याल से गर्मियों का सीज़न था, जुलाई। तो मैंने रितु मैडम से मेरी मुलाकात हुई, तो उनको मैंने अपना नंबर दे दिया। फिर जब सेशन था अचार का, जब ट्रेनिंग थी, तब उन्होंने मुझे कॉल किया। तो मैं गाज़ियाबाद में हूँ, गाज़ियाबाद से उजवा लगभग 65 से 70 किलोमीटर है, तो जाने में बहुत टाइम लगता है, और 10 बजे क्लास स्टार्ट होती थी। तो मैं अपनी मम्मी के घर शिफ्ट हो गई, 10 दिन वहाँ से गई। 6:30 बजे सुबह निकलते थे नवंबर में, और 10:30 बज जाता था पहुँचते पहुँचते। फिर वहाँ पे हमने क्लास करी, ट्रेनिंग ली, और बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने एक एक चीज़ बताई। छोटे छोटे जो ट्रिक्स होते हैं काम करने के, वो उन्होंने बताए। शुरुआती दौर में हर उद्यमी को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, और वो है बाजार के मिजाज को समझना और अपने उत्पाद की जगह बनाना। रुचि माथुर ने काफी विचार करने के बाद आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल किया और अपने उत्पाद को बाजार उपलब्ध कराने के लिए प्रदर्शनी, मेलों और सोशल मीडिया का सहारा लिया, और इसका सकारात्मक रूप नजर आने लगा जब लंबे समय के बाद उन्हें अच्छा मुनाफा होने लगा। अपने उत्पादों को प्राकृतिक रूप देने के लिए वो सीधे किसानों से संपर्क कर रही हैं। उनकी फहरिस्त में आज उन किसानों के नाम हैं जो प्राकृतिक खेती करके फसल उगा रहे हैं। वो मानती हैं कि इससे उत्पाद की गुणवत्ता में तो सुधार होगा ही, साथ ही किसानों को भी मुनाफा मिलेगा। उत्पाद को बाजार उपलब्ध कराना एक बड़ी समस्या, छोटे छोटे आयोजनों से मिली उत्पाद को पहचान, सोशल मीडिया की भी रही अहम भूमिका। किसान से मिलकर सीधे लेते हैं कृषि उत्पाद। लोगों से मुलाकात हुई, कुछ कॉन्टैक्ट्स मिले, फिर एक आध मार्केट प्लेसेस में भी हम लोगों ने रजिस्टर किया, और धीरे धीरे काम अच्छा निकलने लगा। तो अब तो ये है कि लोगों में अच्छी पहचान बन गई है, लोगों को पसंद आ रहा है, रिपीट ऑर्डर्स आते हैं, सामने से लोग फ़ोन करके बोलते हैं कि हाँ आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, हमें पसंद आया और हम लेना चाहते हैं। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लगता है कि हाँ अगर हम कुछ कर रहे हैं तो लोगों को पसंद आ रहा है, और अच्छा करें और ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएं, लेकिन साथ में क्वालिटी मेंटेन करें। और मसाले वगैरह हम सब जो हैं वो खुद ही लेके आते हैं, और अब धीरे धीरे हम ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम गढ़मुक्तेश्वर में हमारा एक फार्मर है, हम वहाँ से लेते हैं। सोलन की तरफ नालागढ़ में एक लेडी हैं, वो उन्होंने खेत वहाँ पे काफ़ी अच्छा डेवलप किया हुआ है, तो उनके पास भी मैंगोज़ हैं, हम उनसे मैंगोज़ ले रहे हैं। कुछ मसाले हम उनसे ले रहे हैं, लेमन्स हैं उनके पास, हम उनसे लेमन्स ले रहे हैं। मानेसर में कुछ फार्मर है, इस बार हमने वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए भी उनसे कहा है कि मुझे नेक्स्ट ईयर मुझे ऐसा प्रोजेक्शन है कि मार्केट काफ़ी अच्छा हो जाएगा हमारा, तो हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे जो है वो मिर्च वगैरह लगवा रहे हैं कि हमारी ऑर्गेनिक मिर्चें आ जाएंगी हमारे पास। तो कोशिश कर रहे हैं कि डायरेक्ट फार्मर से ख़रीदें, ताकि जो बीच का मार्जिन होता है वो मार्जिन बचे और हमारी कॉस्ट कम हो, और हम कम कॉस्ट में अच्छी चीज़ें, ऑर्गेनिक चीज़ें लोगों को दे सकें। रुचि माथुर जैसी कई महिलाएं हैं जो खाद्य प्रसंस्करण में अपनी ही नहीं अपने जैसी कई महिलाओं का भविष्य संवार रही हैं, और उनके इस कदम में सरकार भी हर संभव सहायता कर रही है। तो
तो अभी आपने मुलाकात की हमारी आज की सफल महिला किसान से। इसके साथ ही हम उम्मीद करेंगे कि आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। इस कार्यक्रम को दोबारा देखने के लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी जाकर आप हमारे इस कार्यक्रम को फिर से देख सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और कोरोना महामारी के बीच रखिए अपना ख्याल। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।